नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपकी क्लास 12th की इतिहास की क्लास लेंगे अपन। और ये जो टॉपिक है 10th क्लास में भी है। कल हमने विश्लेषण किया था और आप लोगों ने भी सिलेबस का विश्लेषण कर लिया होगा। अपने क्लास 12th की इतिहास का लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था। लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया था। अब सिलेबस आने के बाद लेसन नंबर 5 में खूब सारे टॉपिक हट चुके हैं। अपन ने स्टार्ट किया था बंगाल विलय का घटना स्टार्ट की थी, जिसमें प्लासी का युद्ध पढ़ाया था आप लोगों को। अब यहाँ पर जो पार्ट नंबर 5 में आपका उपनिवेशवाद था, उसका तरीका था। उपनिवेशवाद का विस्तार किस प्रकार से किया। जैसे मान लो आप लोगों ने 1757 से अगर इतिहास उठाकर देखोगे तो 1757 से लेकर 1857 तक ये ऐसा दौर है 100 साल का। ये 100 साल के दौर में अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध से स्टार्ट करके लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया और 1857 में लगभग संपूर्ण भारत पर अधिकार हो चुका था अंग्रेज़ों का। फिर बाद में 1857 में एक ऐसी घटना घटी जिसके अनेक नाम से संबोधित करते हैं उसको। इसको 1857 का विद्रोह भी कह सकते हैं, सैनिक विद्रोह भी, सैनिक विप्लव भी या विद्रोह भी कह सकते हैं। और वी.डी. सावरकर के अनुसार और भारतीय अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये जो सारा मैटर है ये मेरे साथ फिलहाल आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया है, जिसमें आप लोग अगर एक बार रीडिंग करोगे तो पाओगे। उसको रीडिंग कर लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। पाओगे साहब किस प्रकार से बंगाल का विलय किया। बंगाल के विलय में उन्होंने क्या है, प्लासी की विजय प्राप्त की, बक्सर का युद्ध में विजय प्राप्त की। उसके बाद मराठों से विजय प्राप्त की। तो मराठों से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उसके बाद मैसूर को कब्जे में किया। मैसूर के लिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद पंजाब को अपनी तरफ मिलाया तो पंजाब के लिए 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। और 1800 ईस्वी के आसपास जो गवर्नर बन गया लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। सहायक संधि के तहत राजस्थान भारत के लगभग सभी राज्यों को अपने अधीन किया। सहायक संधि पारित की थी। सहायक संधि के तहत उन्होंने भारत के लगभग सभी राज्यों को अपने अधिकार में किया। और राजस्थान के लिए 1818 का वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। अगर आप ढूंढोगे तो पाओगे 1818 का महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। 1818 के वर्ष में क्या है, राजस्थान के लगभग सभी राजपूत राजाओं ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। अब सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि का मतलब यह था कि एक तरह से अंग्रेजों से समझौता करके बाह्य स्वतंत्रता अंग्रेजों को सौंप दी, यानी अंग्रेजों के अधीन हो गए। आंतरिक अंग्रेजों ने वादा किया आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और बाह्य आक्रमण होगा या बाह्य युद्ध होगा तो अंग्रेज उस राज्य की हेल्प करेंगे। तो एक तरह से अधीन राज्य हो गए भारत के लगभग। किसके? अंग्रेजों के अधीन हो गए। और एक अंग्रेज रेजिडेंट यानी अधिकारी उस राज्य में रहेगा। फिर बाद में अपन पढ़ेंगे सब कारण पढ़ेंगे 1857 संग्राम। उस कारण में आपका आ जाएगा किस प्रकार से क्या हुआ। तो अब देखो 1857 के आते आते लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। अब 1857 में यानी 1857 से पहले भी अगर अपन देखें तो भारत में अनेक जगह विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ। अनेक जगह विद्रोह हुए थे, लेकिन वो विद्रोह बड़े पैमाने पर नहीं हो पाए, छोटे छोटे पैमाने पर हुए सब विद्रोह। लेकिन 1857 का जो संग्राम था, ये 1857 का संग्राम एक बड़े पैमाने पर संग्राम हुआ, विद्रोह हुआ, और जिसने एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का स्वरूप बदल कर रख दिया। भारत के प्रति उनकी सोच को चेंज कर दिया और भारतीयों की उनके प्रति सोच को चेंज कर दिया। तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, इस लेसन का टॉपिक पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता
संग्राम। लेसन पढ़ेंगे अपन। और इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी कि साहब संग्राम से पहले, और बता दें कि साहब वायसराय बनकर आया था लॉर्ड, वायसराय तो बाद में नाम पड़ा, गवर्नर जनरल था साहब लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने, देखो लॉर्ड डलहौजी दो तरह से जाना जाता है। एक तरफ तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या है, भारतीय राज्यों को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया, हड़प नीति, जिसको व्यापक नीति या हड़प नीति कहते हैं, जो जस्ट इससे पहला पॉइंट पढ़ लेना, डलहौजी की व्यापगत या हड़प नीति। अब देखो यहाँ पर डलहौजी दो तरह से इसलिए क्योंकि वो पहली बात तो हड़प नीति के लिए, दूसरी बात भारत में सुधार के लिए जाना जाता है। क्यों? डलहौजी के समय भारत में रेल लाइन स्टार्ट हुई, आपको पता हो तो 1853 में। और भारत में जो टेक्निकल सुधार है काफ़ी किए, किसने बताओ? डलहौजी ने। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे 1857 का संग्राम हुआ। अब 1857 के संग्राम के पहले कारण पढ़ेंगे अपन। क्या कारण थे 1857 के संग्राम के? तो कारणों में आप देखो सीधी सी बात है, 4 पॉइंट या 5 पॉइंट कारणों के आप कर सकते हो मुख्य रूप से। 4-5 पॉइंट कर सकते हो। जैसे मान लो पहला कारण कर लेंगे अपन राजनीतिक कारण, दूसरा कारण कर लेंगे साहब आप आर्थिक कारण, तीसरा कारण कर लेंगे सामाजिक कारण, चौथा कारण कर लेंगे साहब आपका, तीसरे को सामाजिक और धार्मिक भी डाल सकते हो, सामाजिक धार्मिक कारण, चौथा कारण कर सकते हैं सैनिक कारण, और 5वां कारण आता है तात्कालिक कारण। 5 कारण आते हैं। 10वीं क्लास में पॉइंट दिए होंगे, पॉइंट है उनका वर्णन नहीं है। 5 कारण मुख्य रूप से आते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन कारण पढ़ेंगे कि 1857 संग्राम क्यों हुआ। तो पहला कारण आता है राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में कौन से कारण आएंगे? तात्कालिक सरकार की कमियां और भारत के प्रति उनकी किए गए कानून उसमें आएंगे। तात्कालिक सरकार, जो ब्रिटिश कंपनी का शासन था, ब्रिटिश कंपनी के शासन में क्या कमियां रही, किस प्रकार उन्होंने भारतीयों को उत्तेजित किया अपने राजनीतिक कारणों से, मान लो अपने कानूनों से, वो कारण यहाँ पर आएंगे। यानी राजनीतिक कारण में कौन से देखेंगे मैंने? उस समय की राजनीति, उस समय की शासन सरकार या शासन व्यवस्था जो थी, उस शासन व्यवस्था से नाराज थे लोग। उस शासन व्यवस्था सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए, कुछ ऐसे नियम बनाए, उन नियमों से नाराज थे। तो नियम पढ़ेंगे अपन। तो इसमें 4-5 कारण अलग से आते हैं अंदर। तो इसमें पहला कारण पढ़ते हैं अपन, राजनीतिक कारण कर लो। तो उस समय की तात्कालिक जो सरकार है, उस सरकार से जनता को क्या परेशानी थी, जनता ने विरोध किया। सरकार या शासन व्यवस्था से परेशानी यहाँ पर इसमें डालेंगे अपन। और पॉइंट पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे वास्तव में उस सरकार से परेशानी के पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला कारण आता है, जो कारण है उसमें पहला कारण आता है, देखो यहाँ पर सीधा सीधा कारण आता है पहला। यानी यहाँ पर देखो डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति कहते हैं उसको। अब ये नीति क्या है, इस नीति को देखेंगे अपन। तो नीति सिंपल सी है, देखो। यानी डलहौजी ने क्या किया, एक कानून पारित किया। और कानून पारित करके क्या, उस कानून में क्या था कि उसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कानून पारित करवाया। कानून में क्या था कि जो भी भारतीय राज्य हैं, या जिसको दूसरी तरह से आपको बताऊं कि गोद लेने की प्रथा को निषेध घोषित कर दिया। भारत में क्या है, दत्तक पुत्र रखने की प्रथा थी। दत्तक पुत्र का मतलब ये होता है कि साहब अगर किसी दंपत्ति के संतान नहीं है तो अपने सगे संबंधियों से या मान लो किसी रिश्तेदार से या किसी से भी क्या है, एक पुत्र गोद ले सकता है। उसको दत्तक पुत्र की व्यवस्था कहते हैं। तो दत्तक पुत्र की व्यवस्था भारतीय परंपराओं में थी। तो डलहौजी ने क्या किया, सबसे बड़ी बात यह है कि डलहौजी ने उस दत्तक प्रथा पर रोक लगा दी साहब। और ये फिक्स कर दिया है कि जो जो भारतीय राज्य हैं और जिन राजाओं के संतान नहीं है, उनके मरने के बाद
उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। हड़प लेना यानी उन राज्यों को हड़प लेगा साहब कौन बताओ? डलहौजी। व्यपगत यानी व्यपगत का मतलब तो कब्जा करना, और कब्जा करने का तरीका कौन सा कि साहब जो गोद लेने की प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। और जो जो राज्य हैं वो क्या है, जिस राजा के कोई संतान नहीं है वो क्या है, गोद नहीं ले सकता, और उसके मरने के बाद उस राज्य को क्या है, जो राजा है तब तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सहायक संधि के तहत पहले से अधीन थे, लेकिन अब उनको डायरेक्ट अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा, सीधा अंग्रेजी शासन स्थापित कर दिया जाएगा। वैसे पहले अंग्रेजों के अधीन थे वो सहायक संधि के तहत, लेकिन उनको डायरेक्ट अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। तो कौन कौन से राज्य थे? तो राज्य खूब सारे राज्य थे। तो देखो यहाँ पर आता है, सबसे पहले आपने झांसी की रानी नाम सुना होगा। तो झांसी है, आपके नागपुर है, उदयपुर है, सतारा है, बघार है, निजाम है, मैसूर है, मराठा है। ये खूब सारे राज्य थे जहां जिन शासकों के संतान नहीं थी, और उनको फिर क्या है, अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया, जिससे वहां के शासक और शासक से जुड़े हुए जो लोग हैं और वहां की जनता है अंग्रेजों से असंतुष्ट थी। जैसे आपने झांसी का रानी का पॉइंट खूब पढ़ा होगा, पीछे पीठ पर एक बच्चा देखा होगा फोटो में खूब आपने। तो उन्होंने झांसी की रानी ने क्या है, गोद लिया था, जो उसके पति थे उन्होंने गोद लिया था बच्चा, तो उस गोद प्रथा को निषेध घोषित कर दिया। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर ये पहली नीति आती है जिसके कारण क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ ये राज्य थे और यहाँ की जनता थी काफी असंतुष्ट थी। और 18 स्थानों का संग्राम देखोगे ना, उसमें कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ, तो ये सारे राज्य वहां पर देखने को मिलेंगे आपको जहां पर विद्रोह हुआ। तो पहला कारण आता है कौन सी बताओ? हड़प नीति। राजनीतिक कारणों पहला कारण आता था हड़प नीति। दूसरा कारण देखो क्या आता है, जमींदारों का अपमान। जमींदार का मतलब ये होता है कि साहब अंग्रेज क्या करते थे कि साहब जहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था ना, वहाँ पर क्या करते थे, गाँवों में कस्बों में क्या है, फिक्स व्यक्ति को नियुक्त कर दिया करते थे कि साहब वो टैक्स वसूल करेगा और अंग्रेजों की तरफ से उगाई करेगा एक तरह से। उसको जमींदार यानी फिक्स गाँव का या गाँव के समूह का क्या अधिकारी नियुक्त कर देते थे, उसे क्या कहते थे, जमींदार। ये राजतंत्र में भी था, राजाओं के समय था, उसी को चालू रखा अंग्रेजों ने। तो क्या है, जमींदारों का भी अपमान किया, बड़े राजाओं का राज्य छीन लिया और जमींदारों का अपमान किया, उनसे बहुत सारे जमींदारों से उनकी भूमि छीन ली साहब, उसकी जगह दूसरे अधिकारी नियुक्त कर दिए। तो जमींदार भी उनसे नाराज थे। फिर देखो तीसरा कारण राजनीतिक कांड में, तीसरा कारण हम राजनीतिक कांड में देखेंगे, भारतीय मुसलमान भी उनसे नाराज थे। भारतीय मुसलमान भी उनसे नाराज थे। अब भारतीय मुसलमान नाराज कैसे थे, क्यों थे, वो देखे अपन। तो देखो उस समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। तो पहली बात तो ये घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद मुगल बादशाह पद को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात है उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, उनके नाम से सिक्कों से उनका नाम हटा दिया गया। तो खूब सारे यहाँ पर उन्होंने देखो यहाँ पर उनको भेंट देना बंद कर दिया। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर जब बहादुर शाह जफर का अपमान हुआ तो मुसलमान भी इस दृष्टि से नाराज थे, भारतीय मुसलमान भी। क्यों, पहली बात तो मुगल वंश का पतन की घोषणा कर दी उन्होंने कि साहब बहादुर शाह जफर के मरने के बाद क्या है, इस साम्राज्य को या मान लो उस मुगल बादशाह पद को समाप्त कर दिया जाएगा। उसके शासक रहते हुए सिक्कों से उसका नाम हटा दिया साहब, उसको जो भेंट दी जाती है वो भेंट भी बंद कर दी साहब। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे भारतीय मुसलमान भी क्या थे बताओ, नाराज थे। फिर देखो यहाँ पर चौथा कारण, यानी ब्रिटिश प्रशासन से भी क्या है, भारतीय लोग नाराज थे, प्रशासन से संतुष्ट नहीं थे।
कौन बताओ? भारतीय लोग। ब्रिटिश प्रशासन का मतलब क्या होता है? प्रशासन मैंने बताया था आपको, एक तो शासक होता है जो अस्थायी सरकार होती है, बताया मैंने आपको। उस समय तो क्या है, स्थायी सरकार थी। प्रशासन का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी। तो ब्रिटिश प्रशासन से लोग असंतुष्ट थे क्योंकि उसमें पूरा भ्रष्टाचार था, लूट खसोट थी, लोगों को परेशान किया करते थे प्रशासनिक अधिकारी, और कंप्लीट भ्रष्टाचार व्यवस्था में विद्यमान था, जिससे भारतीय जनता उनसे असंतुष्ट थी। फिर देखो यहाँ पर पांचवा आता है 1833 का चार्टर। चार्टर का मतलब यहां पर यह है कि समय समय पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए कानून बनाया करती थी। समय समय ब्रिटिश सरकार क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, और उस समय देखो दो पद मुख्य रूप से हुआ करते थे, एक तो भारत का गवर्नर जनरल और एक भारत मंत्री जो ब्रिटेन में हुआ करता था मंत्रिपरिषद में, है ना। तो भारत मंत्री और गवर्नर जनरल मिलकर भारत के लिए समय समय पर कानूनों में परिवर्तन किया करते थे, इस कानून में सुधार किया करते थे एक तरह से। इसी श्रेणी में एक कानून पारित किया था 1833 में, चार्टर पारित किया था। उस चार्टर से भारतीय लोग क्या है, असंतुष्ट थे। क्यों थे? इस चार्टर में उन्होंने व्यवस्था की थी कि साहब भारतीयों को भारतीय सेना में, ब्रिटिश सेना में बिना किसी भेदभाव के लिया जाएगा। जाति, भाषा, धर्म, वर्ण के आधार पर भेदभाव उन्होंने किए बनाए ही क्या, उनको एक इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन इस चार्टर का उन्होंने पालन नहीं किया, वही भेदभाव चल रहा था पहले से जैसा ही। इसलिए इस चार्टर का पालन नहीं करना है भारतीय लोगों के लिए असंतुष्टि का कारण था। यानी समय समय परिवर्तन करते थे कानून में, उसको कानून कहते थे, चार्टर कहते थे। आगे के पाठों में आप इसका अध्ययन करोगे। तो ये 5 कारण यहाँ पर राजनीतिक कारण आते हैं। तो पहला कारण हो गया अपना, कौन सा बताओ? राजनीतिक कारण। अब देखो दूसरा कारण पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। दूसरा कारण पढ़ेंगे अपन, आर्थिक कारण। अब देखो आर्थिक कारण क्या है, देखो क्या देखेंगे अपन। यानी सीधी सी बात है, आपको पता हो तो अंग्रेज भारत में क्यों आए थे? बताया मैंने आपको, व्यापार करने के लिए आए थे, और उनका मेन लक्ष्य था आर्थिक शोषण। यानी यहां से पैसा लूटकर अंग्रेज ब्रिटेन में ले जाना मेन मकसद था। और उस आर्थिक शोषण के लिए उन्होंने व्यापार में अनेक ऐसे नियम बनाए जिससे भारत धीरे धीरे चौपट होता चला गया। भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए, भारतीय लोग बेरोजगार हो गए, किसानों का भी शोषण होने लग गया। तो आर्थिक शोषण के लिए कानून बनाए, उन कानूनों से असंतुष्ट थे, और आर्थिक शोषण से भारतीय जनता असंतुष्ट थी। इसलिए क्या है, भारतीय लोगों ने विरोध किया। अब आर्थिक कारण में कौन कौन से कानून नियम है उसके बारे में, और कौन कौन से आर्थिक शोषण है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला कारण आता है आर्थिक शोषण में, सबसे पहला कारण अपन देख रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, जो आयात निर्यात है, के नियम, आयात निर्यात के नियम हैं, उन आयात निर्यात के नियमों ने भारत को बर्बाद कर दिया। कैसे? पहली बात तो है कि साहब निर्यात भारत से हुआ करता था, उस निर्यात पर क्यों, आपको पता हो तो भारतीय अंग्रेज आए उससे पहले कहते हैं सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब चिड़िया में से सोना अंग्रेज ले गए, चिड़िया रह गई। वो कैसे ले गए उसका तरीका देखते हैं अपने यहाँ पर, कैसे लूट कर ले गए। तो पहली बात तो जो निर्यात के नियम है उसमें एक भारतीय उद्योग, क्योंकि मैंने कहा था उपनिवेशवाद का मूल कारण औद्योगिक क्रांति थी, बताया था मैंने आपको। तो औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में काफी माल बनने लग गया, लेकिन माल भारत में आया तो भारत में बिका नहीं। ब्रिटेन में भी क्या है, भारतीय माल बिकना बंद नहीं हुआ, क्यों? भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग काफी उन्नत अवस्था में था, काफी प्रसिद्ध था, और जो हाथ से बना हुआ कपड़ा है उसकी क्वालिटी मशीन के कपड़े के क्वालिटी से उच्च हुआ करती थी। इसलिए क्या है, उस कपड़े की मांग बनी हुई थी। अब उस मांग को यूरोप में कैसे कम करें? अब देखो एक तरीका और बता दूं, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो व्यापार का तरीका उनका कौन सा था? शुरुआत में बताऊं आपको कि भारत से माल खरीद कर ले जाना, ब्रिटेन में यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाना, यह तरीका था। लेकिन जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां पे उद्योगपतियों ने दबाव बनाया ब्रिटिश कंपनी पर कि आप इस रूप को बदलिए,
निर्मित माल की बजाय आप कच्चा माल वहां से लाइए, निर्मित माल भारत में बेचिए। अब ऐसा कब संभव हो? जब भारतीय माल की मांग कम हो, भारतीय माल बनना बंद हो तब। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, निर्यात को काफी प्लस में कर दिया साहब, निर्यात पर टैक्स लगा दिया, बाहर से जाने वाले कपड़े पर बड़ी मात्रा में टैक्स लगा दिया। और इस टैक्स से क्या हुआ कि भारत का कपड़ा यूरोप में काफी महंगा बिकने लग गया साहब। तो वहां पर उसकी मांग धीरे धीरे कम हो गई, और मांग धीरे धीरे कम हो गई तो भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे नष्ट होने लग गए, बंद होने लग गए। और दूसरा उन्होंने साथ साथ में क्या किया कि साहब अंग्रेजों से या ब्रिटेन से आने वाला कपड़ा है उस पर टैक्स बिल्कुल बराबर में कर दिया, कोई टैक्स हटा दिया साहब उससे, जिससे भारत में वो कपड़ा या मान लो जो भी सामान आ रहा था उद्योगों से, वो सामान बिल्कुल सस्ती दर में भारत में बिकने लग गया, जिससे भारतीय उत्पादन है वो भारत में बिकना बंद हो गया और ब्रिटेन में बिकना बंद हो गया। क्योंकि ब्रिटेन में तो उसकी कीमत ज़्यादा हो गई और भारत में ब्रिटिश माल की कीमत कम हो गई, इसलिए भारतीय सामान को खरीदना कम कर दिया साहब। तो जिससे भारतीय उद्योग धंधे धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो ये जो आयात निर्यात की नीति थी, नियम थे, उससे भारतीय लोग असंतुष्ट थे, क्योंकि भारतीय लोगों का रोजगार छीन लिया, उत्पादन बंद हो गया साहब भारत का। तो पहला कारण तो ये है। देखो अब आता देखो दूसरा कारण, यहां पर देखो दूसरा कारण औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में, जो पहले में मैंने कुछ हिंट दे दिया आपको। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति से देखो यहां पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, वहां पर माल बड़ी मात्रा में बनने लग गया। तो देखो यहां पर अंग्रेजों ने जो अपने व्यापार के नियम हैं किसके अनुकूल बनाए बताओ? ब्रिटिश उद्योगों के अनुकूल बनाए। मशीनरी बन रहा माल है, और उससे क्या हुआ मैंने बताया ना अभी आपको, जैसे मान लो हाथ से कोई कपड़ा बनेगा तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, और मशीन से कपड़ा बनेगा उसकी कीमत कम होगी। तो उद्योगों में माल बनने लग गया, कपड़ा बनने लग गया, वस्तुएं बनने लग गई, तो कीमत, उनकी लागत कम हो गई मशीनों से बनने से, तो उनकी कीमत कम हो गई। तो भारतीय उद्योग धंधे उसके कारण भी क्या है, धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति होने के कारण भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए साहब, ये कारण आता है। और फिर आगे देखो, आगे कारण आ रहा कौन सा? तीसरा कारण देखो, क्या कारण है ये? यानी अगर आप इतिहास को गौर से पढ़ोगे तो पाओगे कि साहब अंग्रेजों से पहले जो भी विदेशी आए, चाहे तुर्क मान लो, चाहे अरब मान लो, चाहे ईरानी मान लो, चाहे मकदूनियाई मान लो, जैसे मैंने 11वीं क्लास पढ़ाया था आपको, मुगल मान लो, वो भारत में आए तो भारत में आकर बस गए परमानेंट और भारतीय बन गए। तो उनके द्वारा जो शोषण किया हुआ पैसा भारत से बाहर नहीं गया, वो भारत में रहा। लेकिन अंग्रेज है, अंग्रेज भारत के स्थानीय निवासी नहीं बने, तो उससे क्या हुआ कि भारत का पैसा अनेक तरीके से कहां जाने लगा बताओ? ब्रिटेन जाने लग गया। जैसे मान लो पहली बात तो मैंने ऊपर बताया, व्यापार की बचत से काफी धन लूट के ले गए। दूसरी बात, ब्रिटेन से बहुत सारे अधिकारी आया करते थे यहाँ पर काम करने के लिए। अब अधिकारी आते थे, उनकी तनख्वाह होती थी, तनख्वाह कौन देती थी? भारतीय सरकार देती थी उनको, यानी भारत में से पैसा जाता, और वो तनख्वाह कहां जाती थी? ब्रिटेन जाती थी। तो अनेक तरीके से वो सोना, चिड़िया का सोना यानी भारत का धन है, वो निष्कासित होने लग गया, और इससे भारत गरीबी की हालत में आ गया, जिससे भारतीय लोग अंग्रेजों से असंतुष्ट हुए। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर इन कारणों से भारतीय लोग असंतुष्ट थे, किससे बताओ? अंग्रेजों से। इसलिए क्या है, 1857 का संग्राम हुआ। फिर देखो यहाँ पर आगे कारण, चलो आज ये दो ही कारण रखते हैं अपन, आगे कारण अगली क्लास में बताएंगे आपको। तो मैं आपको कह रहा था अभी कि अब वैसे लगातार प्रक्रिया चल रही है सरकार की, हो सका तो 2 नवंबर से अब क्लास चालू हो सकती है, 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। लेकिन जब तक क्लास चालू होती है तब तक ऑनलाइन क्लास पर फोकस रखें और पढ़ाई लगातार जारी रखें। ठीक है, धन्यवाद।